नमस्कार। और बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री संसद के पटल पर बजट पेश करेंगी। पिछली बार भी सरकार के पिटारे से एग्री सेक्टर के लिए काफी कुछ निकला था, लेकिन फिर बदले जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ने हालात बदल दिए। ऐसे में एग्री सेक्टर इस बार बजट से क्या उम्मीदें कर रहा है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन, एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना एंड देवेंद्र शर्मा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और हर बार हम ये देखते हैं कि बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यहाँ पर काफी कुछ निकल के आता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक बार रेडी रेकनर या फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता कि क्या क्या चेंजेस एक्चुअली यहाँ पर ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट हुए। काफी सारे फंड एलोकेशंस भी किए जाते हैं, लेकिन कितने उसमें से एक्चुअली दिए जाते हैं उस पर भी काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। तो पहले तो यही जानने की कोशिश करते हैं कि एज ऑफ नाउ जहां हम खड़े हैं, क्या कुछ पिछले बजट से लेने की जरूरत है और क्या नए अनाउंसमेंट्स इस बार हम यहाँ पर देख पाएंगे। सबसे पहले अपने सभी पैनलिस्ट से यहाँ पर उनके फर्स्ट कमेंट्स ही लेना चाहेंगे। एंड सिराज हुसैन जी, आप कैसे देखते हैं इस बार का ये बजट? माना ये भी जा रहा है कि इलेक्शन से पहले ये पहला एक और ये लास्ट फुल बजट भी होने वाला है, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की फिस्कल स्पेस काफी लिमिटेड है और कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। डिफेंस के एक्सपेंडिचर में हम काफी हैंडसम इंक्रीज की उम्मीद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर के बजट का आउटले बहुत ज्यादा शायद इस साल ना बढ़े, और मुझे ये भी लगता है कि जो बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट मूव्स होंगे वो शायद अगले साल के इंटरिम बजट में अनाउंस किए जाएं। देवेंद्र जी, आप कैसे देखेंगे ये बजट? ये बजट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इलेक्शन से पहले हम जानते हैं कि ये फुल बजट है और इसमें प्रयास रहेगा कि भाई जो कि होता ही है, अक्सर देखा गया कि सरकारों को चिंता तभी आती है लोगों की या आम किसानों की जब आखिरी साल का बजट पेश होता है। तो लेट अस होप कि इस बजट में सरकार कम से कम इनकम को बढ़ाने के लिए किसान की स्पेशली मिनिमम सपोर्ट को किस तरीके से ये एक लीगल मैकेनिज्म बनाए या उसका जो दायरा है उसको और बढ़ाया जाए। एंड सेकेंडली, जो एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग सिस्टम्स हैं जिसकी तरफ दुनिया अब बढ़ रही है, उसकी तरफ भारत का योगदान क्या हो, उसके लिए एक एलोकेट करना जरूरी है, एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ दुनिया भर में झुकाव है और जरूरत भी है। सो मैं तो ये सोचता हूँ कि ये दो चीजों पर अगर फोकस होता है तो बहुत बड़ा जो खेती के लिए एक प्रयास होना चाहिए ग्रोथ का, जिसमें वेलफेयर जो लोगों का है, किसानों का, वो इम्पोर्टेंट हो, उसकी तरफ ध्यान देने का समय आ गया है। ऑलराइट, यानी कि फार्मर इनकम और क्लाइमेट के हिसाब से कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर यहाँ पर काम शायद देखने को मिले। विजय जी, आप कैसे देखेंगे और आपके इनिशियल कमेंट्स यहाँ पर क्या हैं? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट से एग्री स्पेस के लिए? देखिए, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी पे भारत सरकार को दिख रहा है, मुझे लगता है कि सरकार का फोकस 3 चीजों पे होगा। एक तो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ताकि जो भी प्रोडक्शन हो उस पे हम किस तरह से उसको फोकस करें। थोड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा लॉजिस्टिक्स, जिसको हम देख सकते हैं क्योंकि वेस्टेज और मूवमेंट ऑफ गुड्स से इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तीसरा, इनकम, किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए जो एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स हैं उसकी वैल्यूएशन क्रिएट करने की जरूरत है। तो मेरा रिक्वेस्ट है भारत सरकार से एक प्रॉपर फीड एंड फॉडर पॉलिसी लेके आए, ताकि जो एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स और सो कॉल्ड एग्रीकल्चर वेस्ट है जो ह्यूमन कंजम्पशन में नहीं आता है, वो लाइव स्टॉक सेक्टर में प्रॉपर फीड एंड फॉडर पॉलिसी के माध्यम से उसमें इन्वेस्टमेंट्स आए और वहां पे जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसकी हम वैल्यूएशन क्रिएट कर सकें। तो ओवरऑल जो एग्रीकल्चर पर से है वहां पे ज्यादा सब्सिडी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि WTO के भी कमिटमेंट्स हैं, एक्सपोर्ट चैलेंजेस भी हैं। लेकिन लाइव स्टॉक सेक्टर को अगर प्रमोट करना है, एलाइड एक्टिविटीज को प्रमोट करना है, तो फीड एंड फॉडर पॉलिसी बहुत जरूरी है, जिससे एग्रीकल्चर फार्मर्स की इनकम इंप्रूव होगी और एलाइड सेक्टर को एश्योर्ड सप्लाई मिलेगी फीड एंड फॉडर की। मेरे इनिशियल रिमार्क्स। ऑलराइट, सो पोस्ट हार्वेस्ट, लॉजिस्टिक्स और फार्मर इनकम के लिहाज से एंड फीड एंड फॉडर पॉलिसी की एक एक्सपेक्टेशन ऑफ कोर्स इस बजट से यहाँ पर है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर है वो ऑफ कोर्स यहाँ पर टेक्नोलॉजी और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस है उसको लेकर भी है। सिराजी, एग्री टेक के हिसाब से देखें, जो भी नए यहाँ पर हमने स्टार्टअप्स आते हुए देखे हैं, सभी की तवज्जो यहाँ पर जो पुश है वो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की तरफ है। यहाँ पर क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है? इन्वेस्टमेंट, खासतौर से पी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट
जो स्टार्टअप्स हैं वो रेज कर पा रहे हैं यूएस से और यूरोप से, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं दिखाई दिया है। मिसाल के तौर पे अब भी जो गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स हैं प्रोडक्शन के, उनके बारे में भी ट्रेड उससे मुत्तफिक नहीं होता। ट्रेड के एस्टिमेट्स कम होते हैं, गवर्नमेंट के एस्टिमेट ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से प्राइसेस को ले लीजिए, आज भी प्राइसेस का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एग मार्केट है। सारा कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स ने किया है, उन्होंने बहुत बड़े तादाद में डॉलर्स में फंडिंग रेज करी है, लेकिन वो अभी स्केल पे नहीं आया है। तो मैं समझता हूँ कि अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस तरफ प्राइवेट सेक्टर का ध्यान है कि एग्रीकल्चर में भी कुछ टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू की जरूरत है, तो सूनर और लेटर वो ब्रेक थ्रू मिलेगा। देवेंद्र जी, आप क्या देखते हैं, क्योंकि हमने ड्रोन्स पॉलिसी आते हुए देखी, टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी यहाँ पर बातें होती हुई नजर आई हैं, और चाहे वो ड्रिप इरिगेशन है या फिर अवेयरनेस है, फॉरवर्ड लुकिंग जो स्टेटमेंट्स हैं, वो बातें हमने काफ़ी सारी आते हुए देखी हैं, लेकिन क्या इस बजट में वो एलोकेशंस आएंगे? देखिए, जहां तक कि हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो मैंने देखा कि हर साल उसका फोकस टेक्नोलॉजी का बजट पे अधिकतर होता है, और उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला कि वी हैव हैड रिकॉर्ड प्रोडक्शन ईयर आफ्टर ईयर। और ये हमने देखा कि पिछले 2 साल जब पैंडेमिक का पीरियड था, तो हमारे देश में एग्रीकल्चर वाज ए स्टार ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। आपने देखा कि लगातार उसकी प्रोडक्शन बढ़ती रही है। तो मुझे लगता है कि प्रोडक्शन एस्पेक्ट में हमें ज्यादा जो फोकस करने का जो ध्यान है, वो तो रेगुलर जो है वो तो होना ही चाहिए, बट मोर इम्पोर्टेंटली किसान को उसका इनकम कैसे मिले, उसका वेलफेयर कैसे अश्योर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखते हैं, जब शुगर मिल्स को तो सरकार कहती है कि आपका एक मिनिमम सेल प्राइस फिक्स कर दिया गया है 31 रुपए प्रति किलो, से नीचे शुगर मिल्स को प्राइस जो उससे कम नहीं मिलेगा। यही तो बात किसान कह रहे हैं कि उनको अपनी प्रोड्यूस के लिए मिलना चाहिए। क्या कारण है कि शुगर इंडस्ट्री को तो आपने प्रोटेक्ट कर लिया, उनके तो आप प्रॉफिट इंश्योर करते हो या उनकी इकोनॉमी को आप इंश्योर करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, लेकिन किसानों के लिए जो कि हम देख रहे हैं, अभी किसानों ने बैंगन फेंका है सड़कों पर, किसानों ने टमाटर फेंके हैं, किसानों ने लहसुन फेंका है, कोई भी क्रॉप ले लीजिए किसान फेंकते आ रहे हैं। और क्यों हम इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक चीज का हम उसका जवाब ढूंढ लेते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर को हम क्यों नहीं प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं? मुझे लगता है कि ये, क्योंकि मैंने कहा कि इलेक्शन से पहले का बजट है, तो होपफुली सरकार को अब शायद इस पे जागरूक हो कि भाई इस पे ध्यान देने की जरूरत है। एंड आई एक्सपेक्ट कि भाई कुछ ना कुछ इस पे किया जाए कि जब आप इंडस्ट्री को बचा सकते हैं, इंडस्ट्री को मिनिमम सेल प्राइस दे सकते हैं, वही गारंटेड प्राइस आप एग्रीकल्चर को क्यों नहीं दे सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता, कहीं ना कहीं इसको एड्रेस करने की जरूरत है, एंड आई होप कि इस बजट में सरकार कहीं इसकी शुरुआत करे। रहा टेक्नोलॉजी का, हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स जो हैं दुनिया में भी और भारत में भी, देयर आर अबाउट 20,000 एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स इन इंडिया, और लेकिन मेजोरिटी जो है वो लॉसेज में जा रहे हैं या बंद हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अब स्टार्टअप की भी आज ये डिमांड है कि वो सरकार से और अपेक्षा करते हैं सब्सिडीज की या सपोर्ट की, जबकि जो स्टार्टअप का एक टाइम का एटमॉस्फेयर था, तो ये कहा जा रहा था कि ये फ्यूचर है, लेकिन आज जो है मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स आर नॉट डूइंग वेल। तो आई थिंक ये भी एक इंडिकेशन है कि वो क्या कारण है कि जिसको पहले हमने ये कहा था कि ये सनराइज इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री जो है स्टार्टअप्स ही, अब तो ये सिट डाउन के लेवल पर आ चुकी है। आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ एरिया जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, लेकिन ये नहीं कि हम उसी को और बढ़ावा दें। यू नो, मोर ऑफ द सेम इज नॉट द आंसर। आंसर ये है कि जब किसान की इनकम बढ़ती है, तो उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का स्कोप बढ़ता है। प्राइवेट में का जब स्कोप बढ़ता है, किसान जानता है कि मुझे टेक्नोलॉजी की जरूरत है, वो उसका उपयोग करेगा, चाहे वो एनवायरमेंटल की बचाने के लिए प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी हो, या चाहे जो हम जिस तरीके से आजकल की टेक्नोलॉजी टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो ऑन, जिस तरह वो बढ़ रही है। मेरा मतलब कहना है कि लेट अस लीव इट टू फार्मर्स, बट मोर इंपॉर्टेंट इज टू अश्योर हिज इनकम, व्हिच आई थिंक हैज बीन एंड ए बेन फॉर लास्ट एटलीस्ट 75 इयर्स। वेल एब्सोल्युटली, तो काफी कुछ है यहाँ पर करने की जरूरत है, और इवन एज प्राइवेट फंडिंग आ रही है, नए स्टार्टअप्स भी हैं, लेकिन जैसे कहा गया कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट या बहुत ज्यादा सक्सेस उनको वहां पर मिलती हुई नजर नहीं आई। विजय जी, एक चीज जो हम हमेशा यहाँ पर बजट में बात करते हैं, आउटसाइड ऑफ इट भी करते हैं, चाहे वो सीड को लेकर हो, फर्टिलाइजर को लेकर हो, या फिर यहाँ पर वेयरहाउस रिसीट्स को लेकर हो, यहाँ पर अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। क्या इसके बारे में हम फिर से कुछ सुनेंगे? देखिए, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जिस तरह से अभी तक एग्रीकल्चर चल रहा है, इसका बहुत बड़ा कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इस बात को हमें समझना होगा कि कंज्यूमर के पास चॉइसेस हैं, इंडस्ट्री के पास चॉइसेस हैं। ये कहना कि सिर्फ किसान को हम आइसोलेटेड में देखें, किसान की पॉलिसी बन जाए
और कंज्यूमर और इंडस्ट्री की बातों को ध्यान में ना रखा जाए तो दे विल माइग्रेट टू इंपोर्टेड क्रॉप्स और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल। हम दुनिया में आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, चाहे कितना ही पॉलिटिकल सेंसिटिव मैटर। अब रही बात कि करना क्या है, देखिए सबसे पहले जो हमारी प्रोडक्टिविटी है हमें उसकी बेंचमार्किंग करनी होगी। ये बात सही है कि किसान को रेट नहीं मिल रहा, जो भी है अल्टीमेटली जो बायर है उसके पास इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करने का भी चॉइस है। जब भी हम एमएसपी बढ़ाते हैं साथ ही साथ हमें कस्टम ड्यूटी बढ़ानी होगी। अगर हम वो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ WTO तो किसानों को कलेक्टिव वे में एफिशिएंसी फैक्टर में एफपीओस बना के सेल्फ प्रोसेसिंग में आना होगा। अगर वो सिर्फ रॉ मटेरियल बेचते रहे तो गुजारा मुश्किल है। अमूल लाइव एग्जांपल हमारे पास है कि अमूल ने हमें सिखा दिया है कि जब तक किसान वैल्यू एडिशन में नहीं जाएंगे, आज अमूल मल्टीनेशनल के आगे कॉम्पीट कर रहे हैं। उस तरह के मॉडल हमें हर सेक्टर में एक्सप्लोर करने होंगे, नहीं तो सिर्फ उगाना और बेचने से किसान का भला नहीं होगा, उसको कभी पूरे पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि रॉ मटेरियल की बेंचमार्किंग इंटरनेशनल प्राइस से होगी। पहली बात। रही बात दूसरी कि हमें सिर्फ हर चीज को पॉलिटिकल वे से नहीं देखना चाहिए। किसानों में इस समय एडवांस टेक्नोलॉजी नॉलेज बेस की जरूरत है। हमारे यहाँ पे जितने एनजीओज हैं, जब भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आती है हम कहते हैं किसान कन्वेंशनल वे में काम करे, उसको नई टेक्नोलॉजी हम ना दें। ये कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। ये मानसिकता जो है वो आज की दुनिया में नहीं चल सकती क्योंकि एनजीओ एक तरफ तो एज ए कंज्यूमर बात करते हैं कि हमको जीएम फूड नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कंज्यूमर्स को कॉम्पिटिटिव प्राइस में इंटरनेशनल मार्केट से पैसा आता है तो उसको आप रोकिए। किसान भी वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पीट करे तो उसको क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम एग्रीकल्चर को देखते हैं तो हम कंपार्टमेंट में देखते हैं। हम कभी सीड की बात करते हैं, कभी फर्टिलाइजर की बात करते हैं, कभी एमएसपी की बात करते हैं, कभी हम कुछ और बात करते हैं। जब तक एग्रीकल्चर को कॉम्प्रिहेंसिव वे में एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी हम नहीं देखेंगे, हर चीज में पॉलिटिक्स और सब्सिडी देखते रहेंगे, किसान का भला नहीं होगा। फार्मर हैज टू एंगेज विद ए वैल्यू चेन, नॉट जस्ट ए रॉ मटेरियल सप्लायर। एब्सोल्युटली। ये माइंडसेट जब तक नहीं बदलेगा पॉलिसी मेकर्स का, ओपिनियन लीडर्स का, रिसर्चर्स का, एनजीओज का, किसान सिर्फ पॉलिटिकल फुटबॉल बन के रह जाए। तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की जरूरत तो यहाँ पर है ही, और देखते हैं इस बजट में क्या कुछ निकल के भी आता है। लेकिन इसी के साथ एक समय है छोटे से ब्रेक का। जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑफ कोर्स बहुत लंबी लिस्ट है जिसकी एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर है, लेकिन विद इन दैट कौन सा वो सेक्टर है जहाँ पर बजट को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। इस ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं बजट से इस बार एग्रीकल्चर एज अ स्पेस को क्या उम्मीदें हैं। और सिराजी, चाहे वो पानी की किल्लत है आगे जाते हुए, चाहे वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बातें हैं, क्लाइमेट एक नई चीज़ यहाँ पर जोड़ दी गई है, सस्टेनेबिलिटी एक और बात है, इस बजट में क्या कुछ आप देखते हैं, क्या एक बड़ी कंसर्न है जो डेफिनेटली यहाँ पर वित्त मंत्री को एड्रेस करनी चाहिए? देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव पे इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन कामयाब हुआ और पंजाब हरियाणा ने उसमें लीड ली और किसानों को नए बीज मिले, फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किया, इरिगेशन फैसिलिटीज क्रिएट करी। और अब वो क्योंकि स्टेट्स क्राइसिस में है तो मैं समझता हूँ, मैंने बहुत लिखा है इसके ऊपर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही आगे आके वहाँ की इकोलॉजी को बचाना होगा। स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन हो, मगर मेजर जो रोल होगा उसमें वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। तो उसके लिए ये जरूरी है कि कोई एक डाइवर्सिफिकेशन का हैंडसम पैकेज अनाउंस किया जाए। अब वो इस बजट में आ सकता है या नहीं आ सकता है ये मैं नहीं कह सकता। मुझे नहीं लगता कि इस साल आएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ पहले तैयारी चाहिए होगी। शायद अब अगली सरकार उस तैयारी को करे, तो वो बहुत जरूरी है। नॉर्थ वेस्ट की इकोलॉजी को, इंडिया के सबसे अच्छे एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस रीजन को बचाने के लिए वहां पर क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। और हम कुछ भी कहें, वो डाइवर्सिफिकेशन अपने आप इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि गेहूं और धान का प्राइस गवर्नमेंट गारंटी करती है, बाकी चीजों का प्राइस गारंटी नहीं करती है। और इस साल एक अजीबोगरीब चीज अभी आप देखेंगे अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर कि अगर गेहूं के दाम 30 रुपए किलो से कम होके 2100 रुपए पे नहीं आते हैं तो गवर्नमेंट के लिए प्रोक्योरमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। वेल जी हाँ,
हर नया साल एक यहाँ पर नई प्रॉब्लम्स भी लेके आता है, लेकिन होपफुली अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है। देवेंद्र जी, वही एक जस्ट टेकिंग अ लीफ अवे फ्रॉम जो सिराजी ने अभी यहाँ पर कहा, जो सरकार की पॉलिसी मेजर्स रहे हैं पिछले एक साल में और काफ़ी ग्लोबल सरकारों की रहे भी हैं, प्रोटेक्शनिज्म को लेकर हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेरबदल आता हुआ देखा, पॉलिसी मेजर्स को लेकर, ड्यूटीज़ को लेकर, एक्सपोर्ट बैन्स वगैरह को भी लेकर। क्या बजट से कुछ उम्मीदें हैं पॉलिसीज़ को लेकर इस बार? तभी मैंने पहले शुरू में ये कहा था कि बजट से जो दो एक्सपेक्टेशन मेरी हैं, वो दोनों के दोनों पॉलिसी डायरेक्शन पे, पॉलिसी लेवल पर हैं। देखिए, प्राइस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इट डज नॉट मीन एग्री बिजनेस इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर का मतलब यह है कि उसमें 50% पॉपुलेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व है और उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और उनको इग्नोर करने का इतने सालों का जो एक इम्पैक्ट है, वो हमने देखा है कि इतना लंबा प्रोटेस्ट किसानों का हुआ था दिल्ली के आसपास। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जहां आपने बात की है, वेरी इंपॉर्टेंट, हम सब मानते हैं कि वो होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, उसके लिए एक प्राइस का एक एनवायरमेंट चाहिए, एक इनेबलिंग एनवायरमेंट क्रिएट करना होगा, जो कि हमने सिवाय ये बात करने के इधर उधर बात जो होती है, उसके अलावा अभी तक कोई उसका एक रोड मैप लेआउट नहीं किया है। सो आई थिंक देयर विल बी प्रॉब्लम्स एज फार एज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कंसर्न। ये दोनों चीजें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई बिलीव इन दैट, लेकिन उसके लिए एक पॉलिसी रोड मैप स्पेल आउट करना चाहिए था। आपको याद होगा कुछ साल पहले वित्त मंत्री जी ने एक पॉलिसी रोड मैप स्पेल आउट किया था एग्रीकल्चर के लिए, जो कि हमने देखा कि वो 3 लॉज में अल्टीमेटली परिवर्तित होता है और उसको विड्रॉ कर दिया गया था। मुझे लगता है कि नाउ वी नीड टू स्पेल आउट ए न्यू रोड मैप, अपने पॉलिसी जो डायरेक्टिव हो एग्रीकल्चर का या बजट का मेन, उसमें एग्रीकल्चर का लेआउट किया जाए, जिसमें ये बताया जाए कि गिवन द प्रोटेक्शनिज्म, जैसा आपने कहा, गिवन द रशिया यूक्रेन वॉर के साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, या इंटरनेशनल की हम एग्रीकल्चर सिचुएशन को देख के हम अगर चलते हैं, तो आई थिंक हमें अब देखना पड़ेगा कि हम अपने लेवल पर सेल्फ सफिशिएंसी एट द लेवल ऑफ फार्मर एंड ऑल्सो हमारे जो कंज्यूमर के तक की पहुंचने तक की जो एक वैल्यू चेन है, उसको हम कैसे स्ट्रेंथन कर पाए। लेकिन वैल्यू चेन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड जो इंसेंटिव है, वो सिर्फ जो इंडस्ट्री के जो उसमें कंपोनेंट है उसको ही मिले। फार्मर को क्यों नहीं पीएलआई मिलता, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या कारण है कि आज एग्री केमिकल इंडस्ट्री क्लेम कर रही है या बोल रही है कि साहब हमें पीएलआई चाहिए? मेरा मानना है कि पीएलआई तो एक्चुअली फार्मर को चाहिए, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव तो फार्मर को चाहिए, जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन करता आ रहा है ईयर आफ्टर ईयर। क्यों नहीं हमारी जो इकोनॉमिक थिंकिंग है उस तरफ जाती है, जो कि देश की जो सबसे बड़ा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट का, उसको भी वो एड्रेस करता है। आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स अगर हम इसको ध्यान दें कि हमें क्यों इनकम पॉलिसी या प्राइस पॉलिसी को इस तरह सुदृढ़ करना है कि वो एक तरह का अट्रैक्शन हो, वो ड्रॉ करे टैलेंट को, ना कि टैलेंट को वहां से पुश करे। जी हाँ, तो काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर कवर करने जैसी हैं, और अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी यहाँ पर बनाई जाती है तो काफी कुछ वो यहाँ पर शायद इनकॉर्पोरेट कर पाएगी। विजय जी, एक फाइनल सवाल आपसे, और ये एक सेक्टर वाइज चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ईयर ऑफ मिलेट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पर नेशनल पॉलिसी फॉर एडिबल ऑयल्स बनाने की भी कोशिश करी है, काफी सेक्टर्स की भी उम्मीदें हैं यहाँ पर। ओवरऑल एग्रीकल्चर की तो है ही, लेकिन काफी सारे सेक्टर्स भी यहाँ पर दुख में हैं, चाहे कॉटन की बात की जाए, चाय की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, कॉफी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर क्या वो सेक्टर है जहां पर आपको लगता है कि कंसर्न थोड़ी ज्यादा है, दिक्कत बड़ी है और सरकार ध्यान दे? देखिए, जहां पे भी मार्केट सिग्नल्स किसान तक नहीं पहुंचते हैं, वहां पे प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। अल्टीमेटली 2 ही तरीके हैं किसान की इनकम के, या तो सरकार सब्सिडी देती जाए, या जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है उसका मैक्सिमम शेयर किसान तक पहुंचे। और कोई तीसरा तरीका नहीं है किसान की इनकम बढ़ाने का। हम लोग एफिशिएंसी इंप्रूव करने की जब बात आती है, 3 किसान कानूनों की बात आई, सबने क्रिटिसाइज किया, लेकिन किसी ने अल्टरनेट नहीं बताया कि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है उसका मैक्सिमम शेयर किसान तक कैसे पहुंचे। हर आदमी सिर्फ सब्सिडी की तरफ मुंह खड़े देखता रहता है कि टैक्स पेयर के पैसे से और ज्यादा सब्सिडी किसान को मिले, लेकिन मार्केटिंग इनएफिशिएंसीज को कैसे एड्रेस किया जाए, इस पे कोई जस्टिफिकेशन, कोई लॉजिकल बात सामने नहीं आती है, एक्सेप्ट टॉकिंग अबाउट पॉलिसीज। जो प्राइवेट सेक्टर मिडलमैन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएफिशिएंसी, स्टेट गवर्नमेंट के जो कानून है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनएफिशिएंसी, उसकी हम लोग बात नहीं करते हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, उम्मीदें सब सेंट्रल गवर्नमेंट से की जाती हैं। तो ये एक ट्रेजेडी है कि जहां पे सॉल्यूशन है वहां हम बात नहीं कर रहे हैं, हम हर चीज में पॉलिटिक्स देखते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट सपोर्ट की तरफ हमारा ध्यान रहता है।
तो ये जब तक ये माइंडसेट रहेगा, प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इज माइंडसेट ऑफ प्लानिंग। हम डिफेक्टिव प्लानिंग से सही रास्ता नहीं निकाल सकते। और जितने भी लोगों के कमेंट आप देखेंगे आने वाले दिनों में, सबको केंद्र सरकार से एग्रीकल्चर की उम्मीद है, लेकिन जब केंद्र सरकार रिफॉर्म की बात करती है तो कहते हैं एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो ये एक जो पॉलिटिक्स है, इवन इन डिस्कशंस, हम जब तक ऑब्जेक्टिव वे में काम नहीं करेंगे, चाहे वो कॉटन हो, चाहे कॉफी हो, चाहे टी हो, चाहे व्हीट हो, चाहे राइस हो, जब तक कंज्यूमर और किसान के बीच में कनेक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं होगी, कंज्यूमर स्पेंडिंग का मैक्सिमम शेयर किसान तक कैसे पहुंचे, इस पे फोकस नहीं होगा, हम सिर्फ डिस्कशन करते रहेंगे, डिबेट करते रहेंगे, आर्टिकल लिखते रहेंगे, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जी हाँ, तो चाहे वो प्लानिंग है, कनेक्टिविटी है, एलोकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, काफ़ी सारी चीज़ों पे यहाँ पर दिक्कतें हैं और माना यही जा रहा है कि ये एक और बजट है जिस पे उम्मीदें काफ़ी हैं और होपफुली ये काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर एड्रेस भी करेगा आउट ऑफ द बॉक्स। एंड सोचने की ज़रूरत तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन ऑल्टरनेट्स भी निकालने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका सिराज जी, विजय जी, देवेंद्र जी साथ जोड़ने के लिए और काफ़ी सारे पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा भी करने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।